नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे दुनिया की उन बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर है दुनिया के हर अलग हिस्से पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस खास शो में सिर्फ खबर आपको नहीं बताते, बल्कि करते हैं उसका पूरा पोस्टमार्टम, यानी कि खबर का हर पहलू आपके सामने रखते हैं। आज क्या है आपके लिए खास, जल्दी से आइए मैं आपको बता देती हूँ। वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करने वाले हैं सऊदी पर हुए अटैक की। अमेरिका के सबसे खास और लाडले सऊदी के बुरे दिन चल रहे हैं। हुती के लड़ाके लगातार सऊदी पर आग बरसा रहे हैं और आज पूरी रात सऊदी पर हुती के लड़ाके कहर बनकर बरसे। यमन के बॉर्डर के इलाकों में सऊदी ने रात में हुती पर अटैक किया तो सऊदी को ये लगा कि भाई वो हुती के लड़ाकों का काम तमाम कर देगा, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। सऊदी के सैनिकों पर रात पर हुती के लड़ाकों ने गोलीबारी की और सऊदी के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। हमले के गुस्से में हुती के लड़ाकों ने सऊदी के तेल और रिफाइनरी कंपनियों पर हमला कर दिया और अब सऊदी को यह डर लगने लगा कि आने वाले वक्त में ये तनाव और बढ़ जाएगा क्या। तो क्या सऊदी दो भाग में बंटने वाला है? क्या सऊदी को अब अमेरिका भी बचा नहीं पाएगा? बताएंगे आपको विस्तार से। वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे दुबई और ईरान की। अमेरिका ने ईरान के साथ में जंग छेड़ी और उसे ये लगा कि भाई खाड़ी देश उसका साथ देंगे, लेकिन यहां तो दांव ही उल्टा पड़ गया। 5 महीने जंग के बाद दुबई ने थक हार कर ईरान के शरण में वो आ ही गया और हमला नहीं करने की शर्त पर एक तरह से नजराना तक दे दिया। और इस नजराने में सिर्फ पैसे ही नहीं दिए, बल्कि 2 टन सोना, भारी भरकम अमेरिकी डॉलर और 15 विमानों का तोहफा है इस नजराने में। इसका खुलासा तब हुआ जब 2 प्लेन उड़ान भरकर सीधे तेहरान पहुंचे। तो क्या ईरान के आगे सारे खाड़ी के देश सरेंडर कर देंगे? आखिर क्यों दुबई भारी भरकम रकम देने को तैयार हो गया? बताएंगे विस्तार से आपको। तो चलिए करते हैं शुरुआत वर्ल्ड नाउ की। और आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि हुती के जो लड़ाके हैं उन्हें सऊदी की आज पूरी रात बैंड बजा कर रखी है। जी हाँ, हुती के लड़ाके और सऊदी के सैनिकों के बीच में पूरी रात जमकर गोलीबारी हुई, ऐसी खबरें सामने आई और इसमें कई सऊदी के सैनिकों के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। सऊदी को ये लगा कि रात का समय है और इसी समय हुती पर हमला करना सही रहेगा, लेकिन ये सोचना गलत हो गया और सऊदी के सैनिकों पर कहर बनकर हुती के लड़ाके टूट पड़े। पूरी रात गोलीबारी की और सऊदी को जमकर रात भर रेला गया है। हाल ही के दिनों में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्र और ऊर्जा बुनियादी ढांचे जैसे जिजान हो या फिर नजरान, यहाँ पर जो अरामको तेल और गैस संयंत्र हैं उन्हें टारगेट किया। ड्रोन से हमले किए, मिसाइल तक दाग दिए गए और इन हमले और गोलीबारी के कारण कुछ स्थानों पर भीषण आग लगने और नागरिकों के हताहत होने की खबरें भी जमकर सामने आई। अब सऊदी यमन की जो सीमा है उसके पास में है नजरान इलाका। यहाँ पर रिहायशी बस्तियों पर रॉकेट दागे गए, गोले दागे गए, जिसमें कई नागरिकों के घायल होने की भी खबर सामने आई। जिजान और जुबैल स्थित सऊदी अरामको के तेल और गैस कंपनियों के पास में हमलों के बाद में आग लगने की घटना भी सामने आई। यमन में जो हुती थे उसको अंसार अल्लाह भी कहा जाता है। उनको आंदोलन और सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच में जो टकराव है वो तो 2014 और 2015 से चला आ रहा है। हुतियों ने जब यमन की राजधानी सना पर अटैक किया, तत्कालीन सरकार को बेदखल किया, तब सऊदी अरब ने अपने दक्षिणी बॉर्डर की सुरक्षा और क्षेत्र में ईरानी प्रभाव को रोकने के लिए सैन्य हस्तक्षेप शुरू कर दिए और आज भी ये हस्तक्षेप जारी है। सऊदी और यमन के बॉर्डर इलाके में हुती के लड़ाकों ने जमकर कहर बरपाया है। आखिर हुआ क्या इस दौरान, वो भी आइए मैं आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए बताती हूँ। दरअसल बताया जाता है कि बॉर्डर पर संग्राम तो भरपूर रहा और सऊदी और हुती के बीच में घमासान भी जमकर रहा। अब सऊदी अरब और यमन की जो 1300 किलोमीटर से लंबी सीमा है, वहां पर बॉर्डर इलाके में सऊदी और हुती के बीच में जमकर फायरिंग की गई। हुती लड़ाके और सऊदी सीमा सुरक्षा बलों के बीच में जमकर गोलीबारी हुई। अब बताया जा रहा है जिस तरह से ड्रोन और क्रूज मिसाइल की रणनीति नजर आई, उससे ये तो स्पष्ट है ये तनाव और बढ़ेगा।
अब हुती विद्रोही पारंपरिक युद्ध के बजाय छिपकर हमला करते हैं और हुती बहुत सटीक आत्मघाती ड्रोन अटैक करने में सक्षम है, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने में सक्षम है, जो सऊदी सीमा के अंदर बहुत गहराई तक वार करने की रणनीति हमेशा से अपनाते हैं। लेकिन जानते हैं आप, इस हमले में बहुत भारी नुकसान की खबर सामने आई है। सऊदी और हुती के जो लड़ाके हैं उनमें पूरी रात गोलीबारी की घटना हुई। गोलीबारी में सऊदी अरब के कई सैनिक जान गंवा बैठे हैं, उनकी मौत की खबर आई। अब मिसाइल और ड्रोन हमलों में भी कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तेल कंपनियों को भी हुती के लड़ाकों ने मिसाइलों से फूंक दिया। दरअसल हुती के जो लड़ाके हैं वो ये चाहते हैं कि सऊदी अरब के दो हिस्से हो जाएं, सऊदी को दो भाग में तोड़ दिया जाए। अब सऊदी का जो कुछ हिस्सा है उस पर हुती के लड़ाके कब्जा करना चाहते हैं। क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो ईरान से सऊदी बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है और सऊदी का जो काफी बड़ा एरिया है वो पूरी दुनिया के सामने है और ये काफी एरिया बड़ा होने की वजह से मिडिल ईस्ट में वो खुद को बड़ा मानता है। वो कहता है कि भाई मैं तो शहंशाह हूं मिडिल ईस्ट का। अरे वो तो सुन्नी समाज का बड़ा मसीहा भी खुद को मानता है, जबकि ईरान जनसंख्या के आधार पर और आक्रामकता की वजह से खुद को बहुत बड़ा और बहुत शक्तिशाली भी मानता है। और सऊदी और ईरान के बीच में जो आपस में कट्टर दुश्मनी है वो तो हम सभी जानते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से लड़ना कभी नहीं चाहते, भले ही उनके बीच में बड़ी कट्टर दुश्मनी, पुरानी दुश्मनी मानी जाती रही। दोनों आपस में लड़कर व्यापार ठप नहीं करना चाहते, क्योंकि बखूबी जानते हैं अगर आपस में लड़े तो मिडिल ईस्ट में जो खुद शहंशाह होने का तमगा लिए फिरते हैं वो तमगा भी छिन जाएगा। लेकिन जो ईरान के प्रॉक्सी हैं उनके जरिए अपना दबदबा इलाके में बनाकर जरूर ईरान रखना चाहता है, उन्हीं प्रॉक्सीज के माध्यम से। और यही वजह है कि ईरान कभी खुद नहीं लड़ता लेकिन हुती को आगे जरूर कर देता है। और अब देखिए यही हुती जमकर बवाल आज मचा रहे हैं। दरअसल सऊदी अरब की जो तेल कंपनियां हैं वो अमेरिकी संपत्तियों को जमकर नुकसान पहुंचा रहे हुती के लड़ाके, तेल कंपनी हो या अमेरिकी संपत्ति। अमेरिका को सीधे सीधे संदेश देना ये एक उनका उद्देश्य है इन हमलों के साथ में। संदेश देना कि अमेरिका को हर हाल में मिडिल ईस्ट छोड़ना ही होगा। और सऊदी अरब को यह संदेश दिया जा रहा है कि वो अमेरिका से एक तरह से दूरी बना ले, अभी भी वक्त है, दूरी बनाए अमेरिका से और चला जाए सीधे ईरान की शरण में। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सऊदी के दो टुकड़े होना या तेल कंपनियों को निशाना बनाना ये क्लियर कट मैसेज है, कोई रोक ही नहीं सकता। अब सऊदी की जो अर्थव्यवस्था है उस पर सबसे बड़ा प्रहार एक तरह से हुती कर रहे हैं। आर्थिक दबाव बनाने की रणनीति इसके साथ में सीधे सीधे है। अरामको की जो अब कैक और खुरैस रिफाइनरी है उन पर सीधा सीधा अटैक किया जा रहा है। जेद्दा और जजान यहाँ पर जो तेल डिपो हैं उन पर भी हुती का बड़ा हमला है और हमले का मकसद है सऊदी के राजस्व के जो मेन सोर्सेज हैं उन्हें डैमेज किया जाए, चोट पहुंचाई जाए। अब वैश्विक तेल बाजार पर इसका बड़े स्तर पर असर पड़ेगा कैसे? दरअसल सऊदी को अरामको के प्रतिष्ठानों पर जब भी हमला होता है तो कच्चे तेल की जो वैश्विक कीमतें हैं उनमें जबरदस्त उछाल तत्काल रूप से नजर आ जाता है। हुती विद्रोही इसका इस्तेमाल करते हैं सऊदी पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए। अब सऊदी की जो रक्षा प्रणाली है वो भी समझिए। सऊदी अरब के पास में अमेरिकी निर्मित पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। बड़ी संख्या में एक साथ आने वाले ड्रोन झुंड को रोकना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। कम ऊंचाई पर उड़ने वाली क्रूज मिसाइलों को 100% रोकना भी मुश्किल है। रक्षा प्रणालियों के लिए भी बेहद महंगा सबब है ये, और चुनौतीपूर्ण तो अलग ही साबित होता है। यही वजह है कि हुती के हमलों से सऊदी अरब को लगातार बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जाहिर सी बात है सऊदी पर खतरा तो मंडरा रहा है और ये जो खतरा है वो आगे आने वाले वक्त में कम होता तो नजर नहीं आता। अब सऊदी पर पिंसर अटैक की प्लानिंग में हुती हैं, हिजबुल्लाह और IRGC भी इसमें शामिल हैं और सऊदी को घेरकर मारना चाहते हैं ये सभी प्रॉक्सीज। और यही वजह है कि सऊदी अरब को अब ये डर सताता है कि सऊदी बखूबी जानता है कि अगर समय रहते खतरों से नहीं निपटा गया तो सऊदी का नामो निशान मिट सकता है। सऊदी पर लगातार हमले हो रहे हैं। हुती के लड़ाके इराक के कताइब और हिजबुल्लाह पर लगातार अटैक कर रहे हैं, लेकिन सऊदी को बचाने के लिए
अब तक ना तो अमेरिका आया जो सुपर पावर होने का दम रखता है, और यह हमेशा अमेरिका कहता है कि भाई मिडिल ईस्ट में एक तरह से सुरक्षा की गारंटी है अमेरिका का हाथ होना, लेकिन अभी तक सऊदी अरब को कोई सुरक्षा नहीं मिली। ना अमेरिका आया और ना ही इस्लामिक नाटो के कोई सदस्य अभी तक आए। हाल ही में सऊदी ने पाकिस्तान और तुर्की के साथ में मिलकर एक इस्लामिक नाटो बनाया था। इसका मकसद ये था कि अगर किसी एक पर हमला होता है तो तीनों देश एक साथ मिलकर जवाब देंगे, लेकिन ये प्लान पूरी तरह से फेल नजर आता है, क्योंकि जब से ये समझौता हुआ तब से लेकर अभी तक सऊदी के खिलाफ हुती के लड़ाके लगातार हमले कर रहे हैं। यही कहा जाए हमले और बढ़ गए हैं, और इसी को काबू में करने के लिए अमेरिका एक प्लान तैयार कर रहा है। अमेरिका का प्लान जानते हैं क्या है? अमेरिका का प्लान है ड्रोन के जरिए एक साथ बड़ा और खतरनाक हमला कर दिया जाए। अमेरिका ने हाल ही में एक प्लान तैयार किया। मिसाइल और इंटरसेप्टर खत्म होने के बाद अमेरिका को यह लग रहा था कि युद्धपोत और अन्य चीजों के जरिए युद्ध लड़ना महंगा साबित हो रहा है, इसीलिए अब ड्रोन के जरिए युद्ध करना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आखिर प्लानिंग क्या है, आइए वो मैं आपको बताती हूँ। प्लानिंग ये है कि अमेरिका ने टास्क फोर्स तैयार की। टास्क फोर्स किस रूप में? जिसका नाम है फाल्कन स्ट्राइक। इसकी घोषणा एक तरह से की गई, और बहुआयामी हमलावर ड्रोन के जरिए ईरान पर हमला इसके जरिए पॉसिबल है, ये दावा किया जा रहा है। अब समझिए, अब 185 MQ रिपर ड्रोन में से 45 को ईरान ने पूरी तरह से जमींदोज कर दिया, ये दावा किया जा रहा है। अब ये जो टास्क फोर्स है, टास्क फोर्स फाल्कन स्ट्राइक, इसके जरिए ईरान पर हमला करेगा अमेरिका सऊदी अरब के बिहाफ पर। और हमला कैसे होगा? हमला होगा हवा में, समंदर में, पानी के भीतर से भी हमला करने में एक तरह से सक्षम है। ऐसी ड्रोन संचालित इसमें की जाएंगी। अमेरिका ने क्षेत्रीय साझेदार देशों से भी बातचीत एक तरह से शुरू कर दी है, लेकिन ये जो कदम है यह अमेरिकी रिपर ड्रोन के भारी नुकसान के बाद उठाया गया। बड़ी बात तो यही है। अब समझिए, देखिए, जंग को करीब 5 महीने का वक्त बीतने को आया है। अमेरिका को अब जाकर ये ज्ञान आया कि भाई इस युद्ध में मिसाइल और हथियारों के बदले ड्रोन से उसका युद्ध लड़ा जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जाकर एक तरह से अमेरिका की नींद खुली। अमेरिका ने जो ईरान और प्रॉक्सी और हुतियों पर अटैक करने की प्लानिंग की, उसमें उसको अब ये उम्मीद है कि मिडिल ईस्ट के कई देश इसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा पेच समझिए, खाड़ी के देशों में इराक हो या सऊदी अरब या फिर यूएई समेत कई देशों ने शामिल होने से क्लियर कट इनकार कर दिया है। अब अमेरिका को ये लगा था कि भाई वो ईरान और हुती को एक साथ खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ना ही ऐसा हो पाएगा, क्योंकि हुती ने अब और भी ज्यादा आक्रामक मोर्चा एक तरह से खोल दिया है, और ये बड़ा झटका अमेरिका को लग चुका है। लेकिन अब बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि ईरान और उसके प्रॉक्सी के टारगेट पर सऊदी अरब आया ही क्यों, और सऊदी अरब ही क्यों है? दरअसल मामला यह है कि सऊदी अमेरिका का बहुत लाडला, बहुत खासम खास माना जाता है, और अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए वो इजराइल का और भी ज्यादा करीबी होता जा रहा है। और यही वजह है खाड़ी में शक्ति संतुलन करने के लिए सऊदी को टारगेट करने की एक तरह से प्लानिंग ईरान की है। अब सऊदी अरब ही ईरान के टारगेट पर क्यों है? शिया बनाम सुन्नी वाले वर्चस्व की लड़ाई है क्या? इसकी एक एक बात मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल मुस्लिम दुनिया के नेतृत्व करने की होड़ एक तरह से इस्लाम के पवित्र स्थल के लिए मक्का और मदीना पर सऊदी अरब का नियंत्रण है। आर्थिक शक्ति के तौर पर अगर बात की जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक भी यही नजर आता है। दूसरी तरफ इजराइल सऊदी अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में अगर बात की जाए तो सऊदी का इजराइल के साथ अगर रिश्तों की बात करें तो रिश्ते सामान्य करने की ओर कदम ये उठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड्स ईरान के लिए एक रेड लाइन है। लेकिन दूसरी तरफ इसमें बहुत बड़ी वजह है अमेरिकी निवेश, अमेरिका का हस्तक्षेप। सऊदी अरब में अमेरिकी कंपनियां हो या अमेरिकी निवेश हो, अब उन पर एक तरह से सीधे मिसाइल से हमला हुती की तरफ से किया जा सकता है, क्योंकि सीधे सीधे अमेरिकी ठिकाने ही तो टारगेट पर हैं। इतना ही नहीं, तेल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर भी बड़े अटैक हुती विद्रोहियों की तरफ से किए जा रहे हैं। सऊदी की जो अरामको जैसी विशाल तेल रिफाइनरी है उस पर अटैक किए गए। निशाने पर कई और कमर्शियल बंदरगाह भी हैं। सऊदी के सारे अंतर्राष्ट्रीय समंदर के व्यापारों पर नाकेबंदी करने की प्लानिंग है।
इतना ही नहीं, निशाने पर कई हवाई अड्डे भी हैं, कई कमर्शियल हब्स भी हैं, उड़ानों को रोका जा सकता है, सऊदी में डर का माहौल पैदा किया जा सकता है। ये एक तरह से रणनीति तैयार की जा रही है। जाहिर है कि हुती का लड़ाके या हुती के जो लड़ाके हैं उन्होंने सऊदी अरब पर हमला कर ये जरूर जता दिया कि अब उसके पास कोई भी रास्ता बचा नहीं है, या तो सऊदी अरब ईरान की शरण में आ जाए या फिर लगातार हमले वो झेलता रहे। हुती ने ये बता दिया कि अमेरिका का साथ नहीं छोड़ा तो हमला होते रहेगा और ईरान से रिश्ते ठीक अगर नहीं किए तो आगे और भी संकट झेलना होगा। और यकीन मानिए कि आगे भी जंगी स्थिति ऐसी ही रहने वाली है, क्योंकि हुती के लड़ाकों का लाल सागर पर पूरी तरह से कंट्रोल है और सऊदी के बॉर्डर पर दबदबा है और भारी भरकम मिसाइलों का जखीरा तो है ही, जिससे वो सऊदी पर हमला आगे भी करता रहेगा और सऊदी का कारोबार पूरी तरह से ठप हो जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बरकरार है और इसी तनाव के बीच में बड़ी खबर ये आई कि ईरान को अब प्रोटेक्शन मनी मिलना शुरू हो गया है। और ये जो प्रोटेक्शन मनी है वो इसीलिए मिल रही है ताकि उस देश पर हमला ना हो। अब खबर तो ये भी है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ईरान को भारी भरकम खजाना दे रहा है और ये जो खजाना है वो इसीलिए दिया गया ताकि उस पर ईरान हमला ना करे। ईरानी हमले से बचने के लिए अब यूएई ने ईरान के लिए पूरा खजाना खोल दिया, नजराना देना शुरू कर दिया और वो सीधे सीधे आ गया है ईरान की शरणों में। दरअसल दुबई को दुनिया के सबसे सेफ बिजनेस हब के तौर पर जाना जाता है, लेकिन हुआ ये कि अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में जो तनाव हुआ, जब युद्ध हुआ, इस युद्ध के दौरान ईरान ने यूएई पर जिस तरह से हमले किए, उसकी वजह से दुबई की साख को गहरा झटका लगा। आमतौर पर अमेरिका के साथ में खड़े रहने वाले यूएई ने अब एक तरह से रास्ता नाप लिया है, अमेरिका से दूरी बना ली, अमेरिका के रास्ते पर ना चलने का एक तरह से प्लान बना लिया है, अलग रास्ता तय किया है ताकि ईरान के हमलों की वजह से जो दुबई की सुरक्षा है उसको लेकर रिस्क जिस रूप में बढ़ा, उस रिस्क को घटाया जा सके। और इसके लिए यूएई ने एक बड़ा चौंकाने वाला कदम उठाया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूएई ने ईरान के अरबों डॉलर के फ्रीज फंड्स को रिलीज कर दिया। इनमें करीब 2 टन सोना शामिल है, जिसकी कीमत है लगभग $243 मिलियन। रिपोर्ट के अनुसार यूएई का जो मकसद है वो ईरान को ये भरोसा दिलाना है कि अमेरिका के साथ में उसके टकराव भी यूएई को निशाना ना बनाया जाए। तनाव के बीच में दुबई ने ईरान में 2 प्लेन लैंड्स एक तरह से किए हैं और आखिरकार जब दुबई से ईरान की नहीं बनती तो फिर प्लेन क्यों उतारे गए। अब दुबई घुटनों पर आ गया है, जो नजराना भिजवाया गया है उसके कई मायने हैं, एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल तनाव के बीच में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के 2 विमान ईरान पहुंचे 11 और 12 अगस्त को। लगातार 2 दिनों तक यूएई के विमान ईरान में नजर आए हैं। मेहराबाद और कराज एयरपोर्ट पर यूएई के 2 विमान लैंड किए। दोनों विमान 30 मिनट से 1 घंटे तक वहां पर रुके रहे और उसके बाद में वो वापस लौटे। इन उड़ानों का उपयोग नजराना पहुंचाने के लिए किए जाने का दावा किया जा रहा है। अब फ्लाइट्स के जरिए ईरान की जो फ्रीज संपत्ति है उनका हिस्सा एक तरह से ईरान को पहुंचाया गया है, ये दावा किया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान को करीब 2 टन सोना भेजा है, जो दावा किया जा रहा है, और इन 2 टन सोने की कीमत मौजूदा वक्त में $243 मिलियन बताई जा रही है। 283 मिलियन डॉलर एक तरह से उसकी कीमत बताई जा रही है। 283 मिलियन डॉलर की कीमत ईरान की तो डूबती नैया को पार लगाने के लिए बहुत काफी है। दरअसल दावा ये किया जाता है कि दुबई चाहता है कि उस पर हमला ना हो और जब भी जंग अगर भड़के तो ईरान मिसाइल और ड्रोन का उपयोग दुबई के लिए तो बिल्कुल ना करे। अमेरिका के साथ में जो जंग है लड़े, इजराइल को जो नुकसान पहुंचाए, लेकिन दुबई को ना छुए। ईरान की जो मिसाइल या ड्रोन है उसका रूट दुबई की तरफ ना मुड़े। और यही वजह है कि ईरान को नजराना यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो एक तरह से प्रोटेक्शन मनी दी गई है। हाल ही में 11 और 12 अगस्त को विमान अबू धाबी से उड़कर पहुंचे तेहरान के मेहराबाद और करश के पयाम। विमान करीब 1 घंटे तक जमीन पर रहे और उसके बाद में यूएई लौट आए। कई रिपोर्ट से दावा करती हैं कि इससे पहले 8 जून को भी इसी तरह की उड़ान भरी गई थी। उस समय ईरानी अधिकारियों ने खुद बताया था कि करीब $3 अरब ईरान ट्रांसफर किए गए थे।
अब जो ताजा ट्रांसफर हैं वो भी यूएई के बैंकों में रखी ईरानी संपत्तियों से जुड़े हुए बताए जाते हैं। अगर साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो ईरान के आगे अब दुनिया ने सरेंडर करना शुरू कर दिया है। दुबई उसमें एक तरह से नजर आता है। मिडिल ईस्ट के कई देश ईरान के आगे सरेंडर कर रहे हैं। और अगर ये कहा जाए कि प्रोटेक्शन मनी दी जा रही है तो गलत नहीं है। और ये सीधे सीधे अब जवाब दी जा रही है कि प्रोटेक्शन मनी जो पहले अमेरिका को दी जा रही थी, अब वो राशि ईरान को दी जाएगी। आखिर हो क्या क्या रहा है ईरान और दुबई के बीच में, आइए जल्दी से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। दुबई ने ईरान को आखिर क्या क्या दिया है नजराने में एज अ प्रोटेक्शन मनी। बताया जा रहा है कि $3 अरब की नकद राशि एक तरह से दी गई है ईरान को। ये वित्तीय मदद यूएई की तरफ से सीधे दी गई। यूएई के बैंकों में लंबे समय से फ्री संपत्तियों को रिलीज कर दिया गया। ईरानी फंड को अनलॉक करके ट्रांसफर किया गया है और कुल समझौता करीब 10 से लेकर $20 अरब तक का है, ये बताया जा रहा है, जिसमें $3 अरब की जो पहली किश्त है वो दी जा चुकी है। इसके अलावा $3 अरब के अलावा 2 टन सोना भी दिया गया है। यूएई की रॉयल जेट के बोइंग 737 विमानों के जरिए यह सोना पहुंचाया गया ईरान। अबू धाबी से तेहरान के मेहराबाद और पयाम एयरपोर्ट पर यह सोना पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, 15 यात्री विमान भी नजराने में दिए गए हैं। अमेरिकी प्रतिबंध और हमलों की वजह से ईरान का एयरपोर्ट बहुत ज्यादा क्षत विक्षत हो गया था, बहुत नुकसान हुआ, बहुत डैमेज हुआ था। कई ईरानी फ्लाइट्स भी हमले की वजह से क्षतिग्रस्त हुई थी। यूएई की कंपनियों की मदद से ईरान को 15 विमान ट्रांसफर किए जा रहे हैं और इस मदद के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि वो अपने बेड़े को फिर से खड़ा कर पाएगा। अब बड़ी बात तो ये कि आखिर यूएई ने ये कदम उठाया तो उठाया क्यों? दुबई दुनिया का एक बड़ा बिजनेस हब या टूरिज्म हब या बैंकिंग हब कहा जाता है और ईरान के हमलों से दुबई की जो सेफ हेवन वाली इमेज है वो बहुत ज्यादा डैमेज हुई। हमलों की वजह से वहां पर से जो अरबपति कारोबारी हैं पलायन करने लग गए थे। इसको दुरुस्त करना एक बड़ा उद्देश्य है। ईरान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उन हमलों पर रोक लगाना बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि ईरान ने कई बार चेतावनी दी कि यूएई की धरती से अगर हमला हुआ तो ईरान जवाब जरूर देगा। यूएई की धरती पर अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं वहां से ईरान पर हमला ना हो, और अगर हमला होता है तो दुबई, अबू धाबी, इनके एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों को ईरान तबाह कर देगा। इस समझौते के बाद में ईरान ने खाड़ी देशों पर हमलों को रोकने पर एक तरह से सहमति जताई है और इतना कुछ देने का मतलब तो यही नजर आता है कि ईरान के सामने दुबई शरणागत है। और इससे पहले कतर ने भी सरेंडर कर दिया था, याद कीजिए। कतर ने भी कुछ समय पहले $200 मिलियन की राशि ईरान को दी थी और उसके बाद से ही कतर की जहाज गैस की सप्लाई हॉर्मुज़ से शुरू हो गई और खाड़ी के कुछ देश दबे मुंह ही सही ईरान के हमलों से बचने के लिए प्रोटेक्शन मनी दे रहे हैं और यही वजह है कि कुछ देशों पर ईरान ने अटैक करना बंद भी कर दिया है। अमेरिका से खाड़ी देशों का भरोसा अब टूटता नजर आता है, इसमें कोई शक नहीं। पिछले कुछ वक्त से जो तनाव है वो कह रहे हैं बॉस अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और वापस अपने देश जाओ, हमें कोई प्रोटेक्शन अमेरिका से अब नहीं चाहिए। ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को रोकने के लिए अमेरिका और अन्य देश किस तरह से उस पर दबाव बनाने की कोशिश करते रहे और ईरान कैसे अब सुपर पावर अमेरिका के सामने सुपर पावर बनने का दम भरा है, वो आपको बताते हैं। अमेरिका और अन्य देशों द्वारा ईरान पर कई वित्तीय प्रतिबंध लगाए गए। अमेरिका ने ईरान पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया और इसके तहत अमेरिकी अदालतों के आदेशों पर भी कई संपत्तियां रोक दी गई। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और प्रतिबंध उसके मुख्य कारण रहे हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंध और कानूनी विवादों की वजह से ईरान की जो अरबों डॉलर की संपत्ति है वो कई देशों में फ्रीज कर दी गई और ये मुख्य रूप से ईरान की तेल और गैस की बिक्री का वो पैसा था जो अन्य देशों के बैंकों में फंसा हुआ है, जिसे अमेरिका के दबाव की वजह से ईरान को ट्रांसफर किए ही नहीं गए। जिस ईरानी संपत्ति को अमेरिका ने फ्रीज किया था, आखिर उसकी डिटेल्स क्या है वो आइए मैं आपको जरा विस्तार से बताती हूँ। ईरान की फ्रीज फंड की डिटेल आखिर क्या है। ईरान की फ्रीज फंड की शुरुआत होती है 1979 से। ईरान क्रांति के वक्त, ईरान क्रांति के बाद में अमेरिका ने अरबों डॉलर की ईरान की जो संपत्तियां थी उन्हें करवा दिया फ्रीज और ये कह दिया कि ईरान को मिलनी नहीं चाहिए।
1980 में बंधक संकट के दौरान समझौता हुआ, उसके तहत ईरान को पार्शियली कुछ अमाउंट मिला, कुछ रकम रिलीज जरूर कर दी गई। लेकिन 1995 में ईरान ने तेल और ऊर्जा क्षेत्र पर कई बड़े और कड़े प्रतिबंध लगा दिए। जब ये कहा जाए कि उसके बाद में वक्त आया 2012 में, तो ईरान और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक बार फिर से कई और नए प्रतिबंध ईरान पर लगा दिए गए थे। इसके बाद विदेश के बैंकों में ईरान की जो तेल से हुई कमाई है वो एक तरह से फ्रीज होने लगी, ईरान का पैसा फंसने लग गया। 2015 में ईरान के साथ में अमेरिका का जो न्यूक्लियर समझौता था वो एक तरह से तय हुआ, साइन हुआ। उसके बाद में कुछ फ्रीज फंड में से उसे थोड़ा अमाउंट वापस दे दिया गया, लेकिन ईरान पर जो प्रतिबंध हैं उनमें भी थोड़ी बहुत राहत ईरान को दे दी गई। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को ईरान के साथ में इस डील से सीधे सीधे बाहर निकाल दिया, लेकिन 2026 की शुरुआत जिस तरह से हुई वो और भी ज्यादा तनावपूर्ण थी। 2026 में जंग खत्म करने के लिए 24 अरब डॉलर का फ्रीज फंड रिलीज एक तरह से करना है। ईरान ने सीधे सीधे ये बड़ी शर्त रख दी थी, कहा शांति वार्ता करनी है तो मेरा फ्रीज फंड जो है उसको एक तरह से रिलीज करो, उसके बाद में ही बात आगे होगी। अब फ्रीज फंड जो है रिलीज अगर किया जाता है तभी अमेरिका के साथ कोई बातचीत होगी और मिडिल ईस्ट में एक तरह से जो बड़ा तनाव है वो खत्म होगा। अमेरिका ने हर तरीके से ईरान को दबाना चाहा। अमेरिका के कहने पर भले ही ईरान के पैसे को विदेशों में फ्रीज कर दिया गया हो, लेकिन ईरान ने सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पर दबाव बनाया, किसी और देश पर नहीं। हालांकि अब तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि ईरान को धीरे धीरे सारी फ्रीज की गई संपत्ति वापस मिल जाएगी, ऐसी उम्मीद एक तरह से ईरान को जागी है। हालांकि अमेरिका ने इसका ऐलान अभी तक किया नहीं है, लेकिन उम्मीद जरूर है कि अमेरिका जल्द ही सारे फ्रीज फंड रिलीज कर देगा ताकि समझौतों को आगे और बढ़ाया जा सके, क्योंकि अमेरिका भी बखूबी जानता है कि ईरान को डिगा पाना, ईरान को हरा पाना फिलहाल अमेरिका के मौजूदा हालात में बस में नजर नहीं आता, क्योंकि लगातार इस लड़ाई को लंबा खींचा गया। ईरान को तोड़ने की कोशिश की गई, कमजोर हुआ, लेकिन टूटा नहीं ईरान, बल्कि अमेरिका के लिए मुसीबत का सबब बन गया है ये जंग। ईरान के फ्रीज संपत्तियों को अगर देखा जाए तो दुनिया भर में करीब 100 अरब डॉलर के आसपास रकम फंसी हुई है। आपको बताती हूं कि आखिर कहां पर ईरान की बड़ी रकम एक तरह से फंसी हुई है। अगर चीन की बात करें तो दावा किया जा रहा है लगभग 20 से 50 अरब डॉलर की राशि चीन में फ्रीज है। इराक में 6 से 15 अरब डॉलर की राशि फ्रीज है। भारत में लगभग 7 अरब डॉलर अटका हुआ है। कतर में लगभग 6 अरब डॉलर अटका हुआ है। दक्षिण कोरिया में लगभग 7 अरब डॉलर ईरान की राशि जो है वो फ्रीज की गई है। जापान में भी लगभग 1.5 से 3 अरब डॉलर, तो लग्जमबर्ग में लगभग 1.5 अरब डॉलर से ज्यादा की राशि, अमेरिका में 2 अरब डॉलर की राशि, ओमान और अन्य स्थानों पर कुछ अरब डॉलर की राशि जो है वो ईरान की फ्रीज है। और अनुमानित तौर पे पूरी दुनिया में देखा जाए तो ईरान का जो एक बड़ा हिस्सा है संपत्ति का 100 से 120 अरब डॉलर का, वो फंसा पड़ा है अमेरिका की पाबंदियों की वजह से। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। देखिए, अब धीरे धीरे करके कई देश सरेंडर कर रहे हैं, जैसे कतर ने किया, जैसे अब यूएई कर रहा है, सऊदी भी दबी जुबान में कहीं ना कहीं कर रहा है, और कई ऐसे देश हैं जो ईरान को एक तरह से प्रोटेक्शन मनी दे रहे हैं, उसकी फ्रीज मनी देने की कोशिश की जा रही है और उसे रियायत देने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि अब ईरान एक तरह से अपनी खोई हुई संपत्ति को वापस पाता हुआ नजर आता है। यहां पर वक्त एक ब्रेक का, लेकिन खबरें आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।